नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियायु ग्रेड 2 के 20 फरवरी को जो सुबह पेपर हुआ था उसके मैथ्स के क्वेश्चंस की। इससे पहले आपको मैंने 18 फरवरी और 19 फरवरी के तीनों शिफ्ट करवा दिए हैं। टोटल 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये 7वीं शिफ्ट होगी, इसके बाद 2 शिफ्ट बचेगी। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, अपडेट्स चाहिए, कोई PDF चाहिए या कोई नोटिस आती है SSC की या कोई जॉब आती है या कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो उस चैनल पे आपको मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उधर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट और PDF वगैरह मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का कितना महत्व होगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर मैं करवाता हूँ और केवल प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से करवाने की कोशिश करता हूँ, उसका कितना इंपॉर्टेंस है आपकी परीक्षा में, आपकी तैयारी में, वो अभी आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप न्यू कमर होंगे, यानी कि आप पहली बार किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, या अगर आप अभी किसी के अंधभक्त होंगे। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप एक बार पेपर देंगे और आपको लगेगा कि हाँ, आपको खुद से रियलाइज़ होगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तब आपको समझ में आएगी। मेरी कुछ बातें आपको अभी समझ नहीं आएंगी, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन लोगों को मेरी बातें सुन के मानना है कि भैया प्रीवियस ईयर पेपर जो भी इस चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आपके लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती है, तो समझिएगा इसको, मतलब आपको करना ही करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेंगे। पहले प्रश्न में बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या कहा गया कि स्क्वायर रूट निकालना है किसका, रिमाइंडर का, यानी कि शेषफल का। शेषफल कौन सा, जब 5 को 129 पावर 76 में डिवाइड करते हैं तो जो शेषफल आता है उसका रूट निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपसे कहा जाए कि 129 के पावर 76 को 5 से डिवाइड करिए और बताइए शेषफल कितना होगा, तो आप 5 से पावर को भूल जाइए, 5 से 129 में डिवाइड करिए तो आपको पता होगा 5 से 129 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 4, यानी ये लिखा हुआ 4 के पावर 76 और बटे 5, यानी 4 के पावर 76 में 5 से डिवाइड करेंगे जो शेषफल आएगा वही 129 के पावर 76 को 5 से डिवाइड करने पे शेषफल आएगा। अब 5 से 4 में डिवाइड करने पे शेषफल -1 आएगा। -1 बोले तो यानी कि 1 कम है, नहीं तो ये पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है, यानी ये -1 हो गया, -1 के पावर 76 यानी कि +1 हो गया, और जो ये शेषफल आएगा ये आपका हो गया शेषफल। अगर हम 5 से 129 पावर 76 को डिवाइड करते तो जो शेषफल आता वही। अब 1 का वर्गमूल पूछा गया जो कि 1 होता है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि अगर यहाँ पे पावर विषम होती तो हाँ, मान लो यहाँ पे 76 9 के 77 होती तो ये -1 के पावर 77 यानी -1 होता, और शेषफल -1 होने का मतलब जिससे आप डिवाइड किए हैं उसके साथ इसको ऑपरेट कर दीजिए, यानी 5 - 1 तब शेषफल 4 आ जाता। समझ रहे हो, यानी यहाँ पॉजिटिव आया तो कोई बात नहीं, निगेटिव आता तो जिससे भाग किया था उसी से घटा देते। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। कहा गया A/B यहाँ पे इक्वल टू लगा लीजिएगा, बराबर C² बटे D² बराबर E³ बटे F³। तो आपसे पूछा गया है, ये बराबर दिया गया है 16, तो आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू। देखो यहाँ से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, A बराबर 16B दिख रहा है, ऐसे C² बराबर 16D², ऐसे तीसरे वाले को बराबर करेंगे तो E³ बराबर हो जाएगा 16F³। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो ये लिखा हुआ अंडर रूट में बड़ा सा अंडर रूट लगाओ, A² यानी कि 16B का होल स्क्वायर यानी कि 256B² प्लस C⁴ यानी कि 256D⁴ प्लस E⁴ यानी कि 256F⁴ अपॉन B² प्लस D⁴ प्लस F⁴ दिख रहा है। देखो, और इसी का व्युत्क्रम इधर लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और उसको पलट के लिख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि 256 छोड़ के बाकी सब, यानी 256 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, 256 कॉमन लेने के बाद ऊपर और नीचे सेम बचेगा, यानी अगर ऊपर S बच रहा है तो नीचे भी S, ये कट जाएगा, 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू 16 आ गई तो इसकी वैल्यू 1/16 हो जाएगी, यानी आपका बचा कितना, 16 प्लस 1/16, यानी 16 × 16 256 और 1 257/16 आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक ग्रोसर है जो 2 वैरायटी के वीट को मिलाता है और मिक्सचर को 28 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेच देता है तो उसे 25% का लाभ होता है। उसके पास जो दोनों तरह के गेहूं हैं उसमें एक का, यानी कि जो महंगा वाला है वो 2 गुने, मतलब 2 गुने दाम का है सस्ते वाले के, और उनको वो 2:3 के अनुपात में मिलाते हैं, तो आपको सस्ते वाले का दाम बताएं। देखो, अगर हम महंगे वाले का माने 2x है तो सस्ते वाले का x है, और इनको किस अनुपात में मिलाता है, 2:3 के अनुपात में, यानी हम मान लेते हैं 2 किलोग्राम महंगा वाला और 3 किलोग्राम सस्ता वाला। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 2x के भाव से 2 किलोग्राम यानी कि 4x,
और x के भाव से 3 किलोग्राम यानी 7x कुल रुपए हो गए। 7x में वो खरीदता कितना है 5 किलोग्राम, यानी उसका क्रय मूल्य हो गया 7x/5। और आपको पता है इस पे 25% का लाभ लेना चाहते हैं, यानी इसके 5/4 पे बेचेगा, तो क्रय मूल्य कितना आता है, विक्रय मूल्य कितना आता है 28 आता है। इसी को सॉल्व करना है, आपको सस्ते वाले का दाम बताना है, यानी x की वैल्यू निकालनी। 7 चौको 28, 5 कट गया, यानी x/4 = 4, यानी x = 16। यही पूछा गया था। देखो ऐसे प्रश्नों को करने के बहुत सारे ट्रिक मास्टर आपको बताते हैं कि 2 वस्तुओं को 9-9 हज़ार रुपये का बेचा गया, पहली को 50% प्रॉफिट पे बेचा गया, दूसरे को 50% लॉस पे, तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। ठीक है, देखो इसमें कुछ होता नहीं है। देखो अगर 50% लॉस मतलब कोई चीज़ लॉस पे बेची जाएगी तो उसका क्रय मूल्य 18,000 रहा होगा, क्योंकि आधा का नुकसान हुआ, यानी ये आधा ही होगा, यानी कि 9,000 अगर बेचा जा रहा है 50% नुकसान पे, यानी उसका क्रय मूल्य 18,000 हो जाएगा। और 50% प्रॉफिट का मतलब अगर 2 की खरीदी गई थी तो 3 की बेची गई, 3 = 9,000, यानी 1 = 3,000, तो 2 = 6,000, इसका क्रय मूल्य हो गया 6,000। आपको पता है 18 से 24 की खरीदी गई, 9 18 की बेची गई, तो लॉस कितने का हुआ 6,000 का। ठीक है, कहा गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी एरिया 1682 स्क्वायर किलोमीटर है और उसका पेरीमीटर जो है 29 पावर ए, 3 पावर बी, 2 पावर सी इस फॉर्म में है। कहा गया लेंथ और विड्थ दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो तो आपको पेरीमीटर बताना है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपसे कहा गया कि लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है, अरे रेक्टेंगुलर है तो लंबाई गुणे चौड़ाई का जो गुणनफल है वो 1682 है। ठीक है, अच्छा कहा गया कि जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर बोले तो 2 टाइम्स ऑफ L + B, ये दिया गया है 29 पावर A, 3 पावर B और 2 पावर C। तो आपसे पूछा गया पेरीमीटर क्या होगा, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है, 29 पावर A, 3 पावर B और 2 पावर C की। अब देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन बनेगा। देखो आप एक काम करो, आप 1682 को फैक्टराइज करो। 1682 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपका आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। अच्छा 2 से पहले इधर काट दो, 2 के पावर काटोगे तो इधर C-1 हो जाएगा। 1682 को फैक्टराइज करोगे तो 2 लिखोगे, गुणे 2 लिखोगे तो 841 हो जाएगा, यानी कि 2 × 29 × 29 यही बनेगा। 1682 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो आपका आ जाएगा 2 × 29 × 29, क्योंकि 841 29 का स्क्वायर होता है, उसका दूना। अब देखो अगर आप लंबाई को 29 × 2 मानते हो और चौड़ाई को 29 मानते हो, तभी आप ऐसे जोड़ के 29 पावर है, 3 के पावर भी, 2 पावर C-1 के फॉर्म में ला पाओगे। क्यों, देखो फिर से समझो। देखो लंबाई को हम कितना मान रहे हैं, लंबाई को मान लो 2 × 29 और चौड़ाई कितनी है इतनी, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये हो गया 2 × 29 प्लस B की वैल्यू कितनी है 29 = 29 पावर A, 3 पावर B, 29 पावर A, 3 पावर B और 2 पावर C-1, यानी ये लिखा हुआ 29 कॉमन ले लो तो 2 1 3, यानी 29 पावर 1, 3 पावर 1 इंटू 2 पावर 0 = 29 पावर A, 3 पावर B, 2 पावर C-1। अब आप घातों की तुलना कर दो, घातों की तुलना करोगे तो A = 1 मिल जाएगा, B = 1 मिल जाएगा और C = 1 मिल जाएगा। अब आपसे पूछा गया था पेरीमीटर, तो यहाँ पे रखोगे पेरीमीटर पे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा 29 × 3 × 2, यानी 29 × 87 दूना 174, पेरीमीटर 174 हो जाएगा। आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों लिया, आपने ऐसा क्यों नहीं लिया कि 29 × 29 पहले को ले लेते और 2 चौड़ाई को ले लेते। बिल्कुल लेते, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया या आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे रखते तो 29 × 29 हो जाता प्लस B, यानी कि +2 आ जाता। क्या इसमें कुछ कॉमन ले सकते थे, क्या इसको हम इस फॉर्म में बना सकते थे, नहीं बना सकते थे, यानी कि लंबाई में भी 29 रखना पड़ता और चौड़ाई में भी 29 रखना पड़ता। तो अगर लंबाई में 29 रखते तो लंबाई को आपको बड़ा लेना है, तो यानी 29 × 2 ले लेते हो, चौड़ाई 29 ले लेते। समझ आया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कहा गया कि निम्नलिखित में से सबसे मतलब ऑड जो है वो छांटो। देखो ऑड अगर छांटने को कहा गया है तो ये लिखा हुआ 0.2 का स्क्वायर, ये लिखा है 0.5 का स्क्वायर, ऐसे देखो ये लिखा हुआ है 0.4 × 2.5, अगर 2.5 से 0.4 में गुणा करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये खत्म हो गया। 0.5 × 0.5 यानी 0.5 का स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम 0.5 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 0.2 + 0.3 यानी 0.5, ये भी हो जाएगा, यानी 0.5 का स्क्वायर ये भी है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे 0.2 कॉमन ले लेंगे तो 0.7 प्लस कितना बचेगा 0.55 यानी 0.125 बचेगा, जिसका दूना 0.250 होगा, यानी कि
0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इन तीनों की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर है, इसकी नहीं है। कहा गया कि अगर एक सिलेंडर की रेडियस को ट्रिपल कर दिया जाए, यानी रेडियस r थी तो उसको 3 गुना यानी 3r कर दिया गया, हाइट को हाफ कर दिया यानी हाइट h थी तो अभी h/2 कर दिया जाए, तो कहा गया कि उनके नए वॉल्यूम और प्रीवियस वॉल्यूम का अंतर क्या होगा। नया वॉल्यूम कितना बन के आएगा, पाई r स्क्वायर h, यानी पाई इंटू 9r स्क्वायर इंटू h/2, और पुराना वॉल्यूम कितना है, पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, यानी 9/2 हो जाएगा, यानी 9:2 हो जाएगा। कहा गया कि a 5% मोर देन b is 10% मोर देन c, तो आपसे कहा गया कि a कितना प्रतिशत ज़्यादा है c से। आप लिखो a, b और c, ठीक है। c अगर हम 100 माने तो इससे 10% ज़्यादा है b, यानी कि b कितना है, 110 है। और जो a है वो इससे 5% ज़्यादा है, यानी 5.5 ज़्यादा है, तो ये 116.5 है। तो आपसे कहा गया a c से कितना ज़्यादा है, 115.5, ठीक है। आपसे पूछा गया a c से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि c से कितना ज़्यादा है, 15.5। 15.5 100 का कितना परसेंट होगा। कहा कि मनोज कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन में कब कर सकता है, जब वो 8 घंटे प्रतिदिन करे, यानी 120 घंटे में कर सकता है, ठीक है। संतोष उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जब वो 9 घंटे कार्य करे, यानी कि 90 घंटे में कर सकता है। क्योंकि मनोज और संतोष अगर एक दिन मतलब एक साथ कार्य स्टार्ट करें और प्रतिदिन 6 घंटे करें। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर 120 घंटे का काम था, प्रतिदिन 6 घंटे करते तो 20 दिन में कर लेते। ऐसे प्रतिदिन 6 घंटे करते और 90 दिन का कार्य था तो 15 दिन में ये कर लेता। अब आपसे पूछा गया है कि अगर ये दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कर लेंगे। आपको पता है एक 20 दिन में करता है, एक 15 दिन में, तो दोनों मिलकर 20 × 15 यानी कि 300/20 धन 15 यानी कि 35। 5 से काट दोगे 7, 5 से काटोगे 60, यानी 60/7 यानी 8 सही 4/7 दिन में। समझ आ गया। आप ये अगर पूछे कि 6 से आपने डिवाइड क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ से निकालते तो घंटे में आता, यानी कितने घंटे में दोनों एक साथ कर लेंगे, और अगर घंटे में आ जाता तो आप 6 से डिवाइड कर देते तो भी दिन आ सकता था, राइट। कहा गया एक आर्टिकल को 30% डिस्काउंट पे बेचा गया मार्केट प्राइस से, और इससे 20% का नुकसान हो जाता है, तो कहा गया डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे कितने प्रतिशत दिया गया। देखो हम मान लेते हैं 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस था और 20% का नुकसान होता है, यानी कि वस्तु 80 की बिकती है। 80 की कब बिकती है, जब मार्केट प्राइस पे हम 30% का डिस्काउंट देते हैं, यानी मार्केट प्राइस के 7/10 पे बेचते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से निकाल लो, मार्केट प्राइस का 7/10 अगर 80 है तो मार्केट प्राइस कितना, 80 × 10/7 यानी कि 800/7 है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया, एट व्हाट % डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस विल इट ब्रेक इवन, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया जाए ताकि ये कॉस्ट प्राइस पे बिके, ठीक है। ब्रेक इवन मतलब होता है कि ये कॉस्ट प्राइस पे बिके। अब 800/7 पे कितने का डिस्काउंट दिया जाए कि वो 100 की बिके, यानी क्रय मूल्य पे ही बिके, ना नुकसान हो ना मतलब फ़ायदा। तो आप कहेंगे 100/7 का फ़ायदा ले लो, ठीक है। 100/7 का अगर हम डिस्काउंट दे दें 800/7 पे, अगर 100/7 का डिस्काउंट दे दें तो वो 100 की बिकेगी, यानी कि हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 100/7 का, कितने पे, 800/7 पे, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा, 1/8 हिस्से का, यानी 1/8 बोले तो 12.5%। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया। 100 रुपये की वस्तु हमने खरीदी, 20% नुकसान पे बिक रही है, यानी 80 की बिक रही है। 80 पे बिकने के बाद मार्केट प्राइस पे 30% के डिस्काउंट, देखो 80 में तब बिकती है जब मार्केट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देते हैं। ऐसे मार्केट प्राइस आ गई 800/7। आपसे पूछा गया है कि कितना प्रतिशत का छोड़ दें ताकि हमारा ये इवन ब्रेक हो, इसका मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस पे बिके, तो आप कहेंगे 12.5% का। अगले प्रश्न में कहा गया कि कुछ बैंक दिए गए हैं और उसके लिए कुछ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ कैंडिडेट्स पास होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या पूछा गया कि बैंक आई और जे से क्वालिफाई करने वालों की संख्या उसी बैंक से ना क्वालिफाई कर पाने वालों की संख्या से कितना अधिक या कितना कम है, यानी अंतर निकालना है। अगर आप देख पा रहे हो तो आई से 2200 कैंडिडेट्स थे जिसमें 26% पास हो गए, यानी कि 26% पास हो गए, तो कुल कितने पास हुए, 2200 × 26/100 यानी कि 26 दूना 52, 26 दूना 52, 5 57, यानी 572 कैंडिडेट इधर क्वालिफाई हो गए और 510 इधर, यानी टोटल क्वालिफाई कितने हुए, 2 7 1 8 5 5 10, 1082 क्वालिफाई हो गए। 5200 में से 1082 क्वालिफाई हो गए, यानी कि फेल होने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1841, ठीक है। हाँ ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो 4118 में से 1082 घटाओ तो हो जाएगा 6 3 0 3, 3036 कैंडिडेट्स।
इलेक्शन वाले प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में करवाया है, और कुछ प्लेलिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखें जाके। जैसे CGL 2000 प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे आपको मिल जाएगा, और कई बार लिंक नहीं काम करती यहाँ पे, तो टेलीग्राम पे चले जाया करो, वहाँ पे लिंक शेयर कर देता हूँ मैं, उधर से देख लिया करो। कहा गया एक इलेक्शन होता है PQR के बीच में, 20% जो वोट पड़े थे वो डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड, ठीक है। अब जो वैलिड वोट है उसका 30% P को मिला, और रिमेनिंग वोट Q और R में 11:9 के अनुपात में बट गया। कहा गया इससे मतलब इससे क्या होता है कि P को R से 150 वोट कम मिलते हैं, तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट बताने। देखो हम मान लेते हैं भाई साहब कि टोटल 10x वोट था, ठीक है, जिसमें से 10x वोट पड़ा, जिसमें से 2x तो इनवैलिड निकल गया, यानी 8x वैलिड है, ठीक है। अब देखो 8x में से 30% वोट P को मिल जाते हैं, PQR की बात की जा रही है, यानी P को मिल गया 2.4x, और जो बचा यानी कि 5.6 बचा, कितना 5.6, उसमें उसको 11:9 में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, यानी कि 5.6x जो बचा उसको 11:9 के अनुपात में इनके बीच में डिवाइड कर दिया गया, और उसके बाद में P को R से कितने वोट कम मिलते हैं, P को R से कितने वोट कम मिलते हैं, 150। आप R का शेयर निकाल लो, आपको पता है 11 9 20, 20 अगर होता तो ये 5.6x के बराबर होता, यानी कि 2 बराबर कितना हो जाएगा 0.56x, यानी 1 बराबर हो जाएगा 0.28x, 1 बराबर 0.28x, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 बराबर हो जाएगा 9 8 72, 9 दूनी 18 और 7 25, यानी कि 2.52x R को मिलता है। अब अंतर निकाल लो, 2.52 और 2.4 का अंतर कितना आ रहा है 0.12x, और ये अंतर दिया गया आपको 150, यानी 0.12x बराबर 150। यहाँ से 2 जीरो हटा, मतलब दशमलव के बाद ये हटाओ, यानी x बराबर यहाँ से आ जाएगा 12 × 12, ये बचा 3 30, 12 दूना 24, 6 60, 12 पंचे 60, ये 1250 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछा गया था, यानी इसके बाद एक जीरो लगा देना। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि देखो भैया 20% इनवैलिड हो गए, यानी 4/5 बचा, ठीक है। अब 4/5 का 30% यानी कि 3/10 पा जाते हैं, कौन भाई साहब पा जाते हैं, यानी 12/50 या हम कहें 6/25 मिल जाते हैं P को, 6/25 हिस्सा P को मिल जाता है। अब बचा कितना, आपको पता था कि टोटल वोट पड़ा था 4/5, ठीक है, और 4/5 का 3/10 मिल चुका है, यानी 4/5 का 7/10 अभी बचा हुआ है, यानी कि 4/5 का 7/10 कितना हो गया 28/50, यानी कि 14/25 अभी बचा हुआ है, ठीक है, 14/25 अभी। और इसको 11:9 के अनुपात में Q और R में डिवाइड किया गया, और R का हिस्सा कितना हो जाएगा 9/20 ऑफ 14/25, अब यही बचा। यानी कि यहाँ से अगर कुछ कट वट रहा हो तो काट दो, 2 7 14, 2 धाम में 10, यानी कि ये हो गया 63/250, यानी आपको यही 63/250 और 6/25 का अंतर, यानी कि यहाँ 60/250 कर लो, यानी इनका अंतर हो जाएगा 3/250, ये बराबर दिया गया 150, यानी 1 बराबर हो गया 1/250 बराबर 50 हो गया, तो 1 यानी कुल वोट बराबर हो जाएगा 50 गुणे इतना, यानी 125 के बाद डबल जीरो। ये प्रश्न देखो, कहा गया 2P + Q अनुपात Q + R बराबर Q - P अनुपात Q - R बराबर 4/3, तो आपको बताना है कि P अनुपात Q अनुपात R क्या होगा। अब देखो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लो। अगर हम P को 8 ले लें, Q को 12 ले लें और R को 9 ले लें, P हो गया, Q हो गया और R हो गया, वैल्यू रख के पुट करके देख लो, तो 2 टाइम्स ऑफ P यानी कि 16 + Q 12 28 बटे Q + R यानी कि 12 9 21, 28/21 4/3 हो गया, ठीक है। इधर आओ, Q - P यानी कि 4 अनुपात Q - R यानी कि 3, तो ये भी 4/3 आ रहा है, यानी आपका अनुपात पहला ऑप्शन। कहा गया कि अगर 32 चेयर्स को 2800 में बेचते हैं तो 4 चेयर के कॉस्ट प्राइस के बराबर नुकसान होता है, यानी 32 चेयर्स को अगर 2800 में बेचते हैं, हम मान लेते हैं एक चेयर का कॉस्ट प्राइस है x, तो 32 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 32x, ठीक है। लेकिन 32x में अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उसमें 4x का नुकसान होता है। 32 का मतलब 32, अगर 32x क्रय मूल्य वाली वस्तु बेचते हैं तो 4x यानी 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। 32x तो 32 का क्रय मूल्य था, इस पे 4x का नुकसान हमने सहा है, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, देखो 32 कुर्सियों का क्रय मूल्य कितना हो गया 32x, इस पे 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, यानी कि -4x, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 28x।
28x बराबर 2800 दिया गया यानी x बराबर 100। तो आपसे पूछा गया था एक कुर्सी का कॉस्ट प्राइस यानी 100। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया कि ये जो आपको पाई चार्ट दिया गया है ये 6 अलग अलग देशों द्वारा बेची गई कारों की संख्या दिखाता है और प्रतिशत में दिखाता है। अब आपको दिया क्या गया है, मतलब प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया कौन सा सही है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको दिख रहा होगा क्लियर। देखिए कहा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कहा गया टोटल एंगल फॉर्म बाय ए एंड एफ, ए और एफ द्वारा टोटल एंगल 36% और सी और डी द्वारा फॉर्म्ड एंगल कितना हो जाएगा 27। 36 और 27 का डिफरेंस 9 डिग्री, 9% यानी कि आपको पता है 1% बराबर 3.6, तो 9% बराबर कितना हो जाएगा 9 गुणे 3.6 यानी 9 तिया 27 और 9 छक 54 32.4 यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन बी सी और ई यानी 20, 18, 38 और 17, 55% बराबर आपको दिया गया 12,650। तो आपसे कहा गया कि 6 कंट्री में यानी 100% कहा गया। 55 से काटोगे 11 × 5 = 55, 11 से काटोगे 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 1150, 5 से काटोगे 23 यानी कि 230, यानी कि अगर 1% 230 है तो 23,000 हो जाएगा। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। कहा गया है कि 60% किसी स्कूल के बॉयज़ हैं, ठीक है, 40% बॉयज़ जो हैं वो पास हो जाते हैं, 35% टोटल स्टूडेंट्स का पास हो जाते हैं। तो आपसे कहा गया कितनी लड़कियां पास हुई। इसको मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे देखो 100 अगर टोटल थे तो उसमें से 60 तो लड़के हैं और 40 गर्ल्स हैं। 40% बॉयज़ पास होते हैं यानी कि 24 बॉयज़ पास होते हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया 35% टोटल स्टूडेंट्स का यानी 35 टोटल पास होते हैं, 24 अगर लड़के हैं तो 11 लड़कियाँ होंगी, ठीक है। तो कहा गया कितनी लड़कियाँ फेल हुई, 40 में से 11 पास हो गई यानी फेल कितनी हुई 29, यानी प्रतिशत में निकालेंगे 4 × 7 = 28.25 गुणे 100 करेंगे यानी 72.5% आ जाएगा, राइट। टाइम एंड वर्क का अनोखा प्रश्न है। कहा गया ए कोई कार्य 5 मिनट में, बी 6 मिनट में, सी 8 मिनट में कर सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा द एवरेज नंबर ऑफ वर्क यानी कि कंप्लीटेड पर आवर पर वर्कर फॉर ऑल 3 वर्कर, यानी एक व्यक्ति द्वारा 1 घंटे में किया गया औसत कार्य क्या होगा। एक व्यक्ति, पहले तो तीनों व्यक्तियों की बात की गई है। यहाँ पे देखिए द एवरेज नंबर ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर आवर यानी कि तीनों व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक घंटे किए गए कार्य का औसत क्या होगा। बेसिकली पूछा गया तीनों व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक घंटे किए गए कार्य का औसत क्या होगा। देखो अगर ए 5 मिनट में कोई कार्य करता है तो 1 घंटे में 12 कार्य कर लेगा उसी प्रकार का, बी ऐसे 10 कार्य कर लेगा और सी 7.5 कार्य कर लेगा। अब अगर एवरेज पूछा गया है 1 घंटे में तो तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, तो 12, 10, 22 और 7 29.5/3 किया गया, 2 से ऊपर नीचे गुणा तो 59/6 हो जाएगा। कहा गया कि एक रोम्बस है जिसका स्मॉलर डायगोनल उसके साइड के बराबर है, यानी D1 बराबर आपको ए दे दिया गया, पहला डायगोनल, ठीक है। और कहा गया ईच साइड 4 सेंटीमीटर के है यानी D1 और ये दोनों 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो कहा गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया बताओ जो बिगर डायगोनल, रोम्बस के बिगर डायगोनल के बराबर हो। देखो रोम्बस के लिए आपको पता होगा कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम्स ऑफ A², ठीक है। तो D1 स्क्वायर A² के बराबर है यानी 3A² हो गया, यानी D2 स्क्वायर बराबर हो गया 3 × 4 का स्क्वायर, यानी D2 बराबर कितना हो गया 4√3। और इसी के बराबर एक साइड दी गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी होगी 4√3। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4√3 है तो उसका एरिया कितना होता है, फार्मूला आपको पता होगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 × 3, तो 4 चौको 16, 3 4 3 12, √3 आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये अभी तक की टफेस्ट शिफ्ट थी और सबसे अच्छे क्वेश्चंस भी इसी शिफ्ट में अभी तक देखने को मिले। 2 शिफ्ट बची हुई वो भी करवाऊंगा, तो फिर मैं बता दूंगा कौन सी शिफ्ट सबसे टफ थी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। देखते रहें, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट चेक करें।